तो सॉरी डिफरेंशिएशन का, तो वो टॉपिक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया हम लोगों ने। इसमें एस सच की प्रॉब्लम उसके टॉपिक लग रहे हैं नाम से। सिर्फ मैंने अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया इंटीग्रेशन कि फिर आप लोग चीज़ें मिक्स हो जाती हैं कि एक में माइनस किया था प्लस कर रहे हैं तो मीन्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक को चेंज किया। वरना पहले P1 ख़त्म करने का प्लान था मेरा, और ये टॉपिक मैंने अर्ली से स्टार्ट कर लिया। आगे पता नहीं डिसीजन कहाँ जाता है, तो जितना सामने हो जाए बेहतर है, ये टॉपिक खास होता है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन ज़्यादा चलेगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ समझने वाली बातें काफ़ी। अब आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो एंड वन डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा सबने पहले यहाँ देखना है, लिखना आपने जब मैं लिखवाऊंगा तो बताएगा। रोटेशन कहाँ से आ रही है? देखो, नोट करो, पहले आप नोट करो परम्यूटेशन के अंदर। परम्यूटेशन मीन्स देखो उसमें दो चीज़ आपने चेक करनी है। नंबर वन, दैट मीन्स फॉर अरेंजमेंट। नंबर टू, ऑर्डर इंपॉर्टेंट। ये की पॉइंट्स हैं। अब ये इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस से मेरे मीन्स क्या है एक्सप्लेन करूंगा बात को। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन की, दैट मीन्स फॉर सिलेक्शन। और ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कि कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। परम्यूटेशन में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, और अरेंजमेंट में आपका ऑर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑर्डर से मीन्स क्या है, एक बात समझना। देखिए मैं तीन लेटर्स कॉपी कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी और डी, फोर लेटर्स हैं। अगर मैं लिखा इसको ए बी सी डी, मतलब एक ऑर्डर में लिखे हुए, एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसी को इस फॉर्म में लिखूं कि ए सी बी डी, ये भी एक अरेंजमेंट हो गई। मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया। अगर लिखते हैं बी सी ए डी, अब क्या हुआ, मैंने इसकी अरेंजमेंट और चेंज की, दैट मींस इसका ऑर्डर क्या हुआ, और चेंज हो गया, राइट। अगर मैं इसको लिखूं डी ए बी और सी, अगेन मैंने क्या किया, इसको एक और पैटर्न से अरेंज किया और इसका ऑर्डर मैंने चेंज किया। अच्छा जी, अब देखो जब मैं इनके ऑर्डर चेंज कर रहा हूं तो इनकी अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, इनकी अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है। दैट मींस जो मैं हर एक ऑर्डर को डिफरेंट काउंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। जैसे अगर मैंने ए बी सी लिखा या बी ए सी लिखा, अगर मैं इनको दो डिफरेंट काउंट कर रहा हूं, जब मैं इनको दो डिफरेंट काउंट कर रहा हूं मींस मैं इनके ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि यार ऑर्डर चेंज करने को मैं एक डिफरेंट काउंट कर रहा हूं। लेकिन जब बात करूंगा कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब मेरे पास लिखा हो जी ए बी सी, या लिखा हो पास बी ए सी। अगर मैंने इन तीन की सिलेक्शन करनी है तो इनके डिफरेंट ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा मुझे? भाई ये दो यूं बैठे हुए, इन दो की सिलेक्शन करनी है, ये आगे पीछे बैठे हैं, इनकी सिलेक्शन करनी है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
दैट मीन्स दैट इज कॉम्बिनेशन। कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर्स में फर्क नहीं पड़ता, आप अरेंजमेंट चेंज कर लो, आपने सेम सिलेक्शन करनी है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स वो क्या चीज होती है, कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है कि आपने ऑर्डर चेंज किया तो आपकी अरेंजमेंट चेंज होगी, तो जहां अरेंजमेंट चेंज होगी उसका आप डिफरेंट ऑर्डर में काउंट कर रहे हो तो वो आपकी परम्यूटेशन कहलाती है। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर है जी? इतनी बात सब क्लियर हुई कि सबसे मेन डिफरेंस क्या है आपकी परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो पहले, सोच ली। इतनी बात सब क्लियर है? अच्छा ये बताओ मुझे, देखो अगर मैं तीन लेटर्स ही हैं फॉर एग्जांपल ए बी और सी, मैं इन तीनों को जितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकता हूं वो अरेंज कर रहा हूं। तो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, देन बी सी ए, देन सी ए बी और सी बी ए। इसके अलावा मैं इन तीन लेटर्स को और अरेंज नहीं कर सकता। देख लो आप, क्या इन तीन की और कोई अरेंजमेंट फॉर्म हो सकती है? नहीं ना। अच्छा अब देखो, आप लोग कैलकुलेटर में आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक आपको दिख रहा होगा एनपीआर, एक दिख रहा होगा आपको एनसीआर। एनसीआर तो आपने बाइनोमियल में यूज भी किया है। अब एन मींस क्या, आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर मींस क्या आपने कितने अरेंज करने, कितने आपने सिलेक्ट करने, राइट? अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है ये तीन लेटर्स की है, ये पर तीन लेटर्स हैं और मैं तीनों को अरेंज या तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो आप एक काम करें, अब आप लोग थ्री पी थ्री कैलकुलेट करो यूजिंग कैलकुलेटर, और एक आप थ्री सी थ्री कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। 6 इसका और 1। आंसर 6 और इसका आंसर आ होगा 1। चेक करें आप लोग, ये आंसर आ रहे हैं। तो ये आंसर 6 क्या शो कर रहा है कि वो इस हर एक को डिफरेंट काउंट कर रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने से आपकी अरेंजमेंट चेंज हो गई, दैट मीन्स परम्यूटेशन। देखो कॉम्बिनेशन क्या थी, सिलेक्शन थी, उसने इन सब को एक ही काउंट किया है। अब एबीसी आप किसी भी ऑर्डर में लिख रहे हैं, सिलेक्शन तो आपकी एबीसी की हो रही है ना, तो इसके कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता और आपकी परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। ये आपको आंसर बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है इस बात को। इस आंसर का वन होने का मकसद ये कि ये ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा। अगर ए बी सी लिखा है बी ए सी लिखा है, वो काउंट उसको एक ही कर रहा है, क्यों आपने सिलेक्शन तीन की ही की है। लेकिन परम्यूटेशन जब आप 6 दे रहे हैं, इट मींस वो आपके हर एक ऑर्डर को डिफरेंट काउंट कर रहा है। अब पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर है? मैं भी सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन दो में डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस क्लियर है देन आगे मूव करूंगा। इतनी बात सब क्लियर है? श्योर है आप लोग? मतलब अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो आप डिफरेंस बता देंगे? परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट और आपका ऑर्डर क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन और आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये बात सब क्लियर है? जी क्या बनाया बेटा, क्या चीज रिपीट करो पहले बताओ। अब ये इसके आंसर मैं नहीं कर सकता, नेटवर्क का दोबारा से पूरी क्लास में करूंगा। अच्छा जी, अब देखो अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो पहले अच्छा, एक ये साइन किस चीज का है आपका, ये साइन किस चीज का था, फैक्टोरियल, राइट? अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 का बैकवर्ड मल्टीपल 1 तक जाता है। अगर लिखा है जी फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल तो इसके अंदर क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। मतलब ये चीजें आप लोग ऑलरेडी बाइनोमियल पढ़ते रहे हैं।
सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे यूज होंगी चीजें, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया बिटवीन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परम्यूटेशन को। इसके अपने डिफरेंट केसेस हैं, तो पहले इसे कंप्लीट करेंगे, देन मूव करेंगे कॉम्बिनेशन पे, और फिर इनको मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो अब आप नोट करो परम्यूटेशन। और सभी मेरे साथ साथ कॉपी करना है। परम्यूटेशन, और नोट करें इसका केस नंबर 1। अब केस 1 में आप नोट करो, दैट मीन्स इफ वी हैव n different objects and we have to arrange all, then we use n factorial ways। फिर इसको आप नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। चेक करने वाली सिक्योरिटी शायद चैट डिसेबल है, मेरे पास नहीं आती। अच्छा जी, देखो देखिए मतलब क्या है, जो मैंने आपको केस पर लिख पाई, समझेगा, ये आपका सबसे कोर चीज है। अगर ये चीज क्लियर होगी, इट मींस इसकी आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी। वो आपसे बोला मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मींस मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब डिफरेंट होंगे, कोई रिपीट नहीं होगा। अब मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, अगर मैंने सबको ही अरेंज करना है, मेरे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे डिफरेंट, अगर मैंने सबको अरेंज करना है, तो मेरे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, n फैक्टोरियल। तो मेरे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, n फैक्टोरियल वेज। रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैंने सबको अरेंज करना है, तो मेरे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, n फैक्टोरियल। देखो फॉर एग्जांपल तीन लेटर्स हैं a b c। अब ये तीन लेटर्स हैं और तीनों क्या आपके डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट है, दैट मींस आपका n कितना हो गया, 3। अब मैं आपसे बोला मैंने तीनों को अरेंज करना है। देखो आपका केस नंबर 1 वैलिड हो गया, मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, और मैं तीनों को अरेंज कर रहा हूं। दैट मींस बाय रूल मेरे पास नंबर ऑफ वेज क्या होने चाहिए, 3 फैक्टोरियल। लेकिन किस तरह देखो, अब देखो आपने करना है किस टाइम, अब जितने आपने अरेंज करने, आप पहले उतने डैश प्लेस करो, 1 2 3। जितने आपने अरेंज करने उतने आप डैश प्लेस करोगे। अब मैं पहले फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हूं। अब फर्स्ट प्लेस पे बताएं मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, मेरे पास तीन लेटर्स है ए बी सी, इनमें से मैं किसी भी एक को फर्स्ट प्लेस में प्लेस कर सकता हूं। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। यहां पे लिखूंगा मैं 3। ये 3 क्या है, मेरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां प्लेस कितना करूंगा, कोई एक प्लेस होगा ना, पॉसिबिलिटी 3 है लेकिन प्लेस को एक कर रहा हूँ। जब मैंने एक यहां पे प्लेस कर दिया, अब मैं अपने सेकंड ऑप्शन पे आ रहा हूं, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 2। तो अब मेरे पास यहां प्लेस करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, कि रिमेनिंग 2 में से किसी भी एक को यहां प्लेस कर सकता हूं। यहां लिखा मैंने 2, लेकिन प्लेस यहां भी कितना करोगे, 1। जब आपने यहां पे एक और प्लेस कर दिया, अब मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 1। अब मैं अपने थर्ड प्लेस पे आ गया, अब मेरे पास एक ही बचा है और उस एक को मैंने यहाँ प्लेस करना है। यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, 1। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो देन 3 into 2 into 1 क्या बन गया, 3 फैक्टोरियल। दैट मींस इक्वल्स टू क्या होगा, 6 वेज।
कि मैं 6 डिफरेंट वेज में इन 3 लेटर्स को अरेंज कर सकता हूँ। देखो जिसका ऑप्शन मैंने आपको बना के दिखाया भी था, देखो 6 थे ये, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा आप इन 3 लेटर्स को और अरेंज कर भी नहीं सकते। अब पहले बताएं कि ये एग्जाम्पल 1 सब क्लियर है? पहले इसको नोट करो, पहले इसको आप लोग नोट करो। और अगर इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तुम सभी पूछो। तो आपसे बेटा आर डिफाइन किया जाएगा। यार अच्छा बेटा बिल्कुल कैरो से भी आंसर आएगा। अभी जो सिखा कर सीखो, एनपीआर दो रहेंगे अंदर। अगर आप एनपीआर पे जाओगे तो 3 सभी उस पर नहीं जा रहे, आएगा, वेट करो। पहले बताएं सब ने इतना कॉपी कर लिया। अच्छा अब देखो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इसका और भी दूंगा। ये फर्स्ट रॉ में 3 लोग बैठे हैं। अब मेरे पास 3 लोग हैं और मेरे 3 जहां 3 और बैठना है वो 3 प्लेसेस हैं। अब मैंने इन 3 जगह पे इन 3 को प्लेस करना है। जब मैं फर्स्ट प्लेस पे आऊंगा तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इन 3 में से कोई भी क्या बैठ सकता है। तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपकी 3। लेकिन इन 3 में से कोई एक बैठेगा यहाँ पे। अब आपने एक बिठा दिया, अब आपने नेक्स्ट प्लेस पे गया तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास कितने बचे 2। तो जब मैं सेकंड प्लेस पे आऊंगा तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी 2 कि रिमेनिंग 2 में से कोई भी क्या बैठ सकता है। तो सेकंड प्लेस में बस पॉसिबिलिटी कितनी 2 की है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 2। प्लेस वहां भी आपने एक किया। अब जब मैं लास्ट प्लेस पे जा रहा था तो मेरे पास एक ही बंदा बचेगा, उसको मैंने वहीं बिठाना है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, तो मैंने क्या लिखा 1। जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया दैट मींस ये क्या बन गया आपका 3 फैक्टोरियल मींस कितना हो गया 6। कि मैं 6 डिफरेंट वेज में इन 3 को इन 3 सीट्स पे अरेंज कर सकता हूं। अब बताएं ये बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? बेटा आर मींस के आपने कितने अरेंज करने हैं। और यहाँ पे तो मैंने केस 1 लिखा है, यही है कि जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सबको अरेंज किया जाएगा। तो आपके केस 1 में आपका एन और आर दोनों इक्वल होंगे। अच्छा जी अब देखो नोट करो एग्जांपल नंबर 2। अब मेरे पास लेटर्स हैं ए बी सी और डी। अब मेरे पास 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और मैंने 4 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करना है और मैंने इन सभी को अरेंज करना है। मेरे पास लेटर्स कितने 4 हैं और 4 के 4 क्या हैं डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। और मैंने इन चारों को ही अरेंज करना है। तो आपने अरेंज कितने करने 4। तो बताएं आप डैश कितने प्लेस करोगे 4। 1 2 3 4। जब आप फर्स्ट प्लेस पे आओगे तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है कि मैं इन चारों में से किसी भी एक को यहां प्लेस कर सकता हूं। तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होगी 4। तो मैंने यहां लिखा 4। लेकिन यहां मैंने प्लेस कितना किया होगा 1। जब आपने एक यहां बिठा दिया अब मेरे पास बचे कितने 3। अब सेकंड प्लेस पे मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 3। राइट फॉर एग्जांपल मैंने इन चारों में से मैंने फर्स्ट प्लेस पे इसको प्लेस कर दिया। अब मेरे पास कितने बचे 3। अब रिमेनिंग 3 में से कोई भी एक यहां आ सकता है। तो सेकंड प्लेस में बस पॉसिबिलिटी कितनी होगी 3। तो मैं क्या क्या लिखूंगा फिर 3। फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड पे इसको प्लेस कर दिया। अब मेरे पास कितने बचे 2। अब इस प्लेस पे मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी 2 है कि मैं 2 में से किसी भी एक को यहां प्लेस कर सकता हूं। तो पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 2, तो आपने 2 लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वहां प्लेस किया। अब मेरे पास कितना बचा 1। अब लास्ट प्लेस में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, उसी को प्लेस करना है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या बन गया 4 फैक्टोरियल मींस कितना हो गया आपका 24 वेज।
अभी पहले बताओ कि केस वन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सब डिफरेंट हैं और आप सबको ही अरेंज कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ वेज क्या आ रहे हैं, देखो n फैक्टोरियल। अगर मेरे पास n 4 था तो मैंने आंसर क्या कैलकुलेट किया, 4 फैक्टोरियल। अगर मेरे पास n 3 था तो मैंने आंसर क्या कैलकुलेट किया, 3 फैक्टोरियल। ये चीज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब नोट करो एग्जांपल नंबर 3। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास लेटर लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एन कितना हो गया, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैंने 9 के 9 अरेंज करने, इट मींस आरबी कितना हो गया, 9। अब इसमें पार्ट ए नोट करो। अच्छा पहले बताएं कि मैंने 9 लेटर लिखे हैं, इनमें से वॉवल्स कितने, इनमें से कॉन्सोनेंट्स कितने। देखो इन 9 लेटर्स में वॉवल्स कौन कौन से, ए ई और आई। अब इन सब में से कॉन्सोनेंट्स कितने, जो रिमेनिंग है आपके बी सी डी एफ जी और एच, जो वॉवल्स है तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो वॉवल्स मेरे पास 3 हैं और कॉन्सोनेंट मेरे पास कितने, 6 है। इतनी बात सब क्लियर। अच्छा जी, अब इसमें लिखो आप पार्ट ए। दैट मीन्स मेरे पास 9 लेटर्स हैं, मैंने 9 को अरेंज करना है विद सम सर्टेन कंडीशंस। फर्स्ट पार्ट, स्टार्ट विद अ वॉवल, and ends with the consonants. मीन्स आपने जो भी अरेंजमेंट फॉर्म करनी है इन 9 लेटर्स की, उसमें कंडीशन क्या है, स्टार्ट किस होना चाहिए, एक वॉवल से, एंड किस पे होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखो मैंने जो अरेंज करने हैं, मैंने अरेंज कितने करने, 9। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 9 डैश प्लेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आता हूं अपनी कंडीशन पे। कंडीशन में क्या है, स्टार्ट किससे करना है, वॉवल। तो आपके फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एक वॉवल आना चाहिए। कंडीशन क्या है, अब मैंने एंड किस पे करना है, मेरे लास्ट प्लेस पे कोई भी एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ये कंडीशन थी मेरे पास कि मैं जो भी अरेंजमेंट फॉर्म करूं वो स्टार्ट वॉवल से हो और एंड किससे हो, एक कॉन्सोनेंट से हो। अब आप मुझे बताएं बस वॉवल्स कितने हैं? मेरे पास वॉवल्स कितनी, 3 हैं। तो मेरे पास स्टार्ट करने की 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं 3 वॉवल्स ए ई आई इनमें से किसी भी एक से स्टार्ट कर दूं तो मेरा स्टार्ट वॉवल से हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, लेकिन प्लेस यहाँ मैंने कोई एक किया होगा। अब मैंने एंड किससे करना है, कॉन्सोनेंट से करना है। अब मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो मेरे पास एंड करने की 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं 6 में से किसी भी एक से एंड कर सकता हूं। बताएं इतनी बात सब क्लियर है। अच्छा, अब आउट ऑफ 9 मैंने प्लेस कितनी की है अभी, एक मैंने स्टार्ट में प्लेस किया, एक मैंने एंड में प्लेस किया, बचे कितने, 7। अब वो 7 रिमेनिंग इस ऑर्डर में आ सकते हैं आराम से। जब मैं यहां पर आऊंगा, अब मेरे पास प्लेस करने की 7 पॉसिबिलिटी है, 7 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है कि मेरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, मैंने स्टार्ट वॉवल से कर लिया है और एंड मैंने कॉन्सोनेंट से कर लिया है। अब बीच में रैंडम कोई भी आ सकता है। ठीक है, जब आपने यहाँ एक प्लेस कर दिया, अब यहाँ कितने बचेंगे, 6। यहाँ कितने बचेंगे, 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका 7
फैक्टोरियल इनटू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 18। अब इसे मल्टीप्लाई करो, अब बताओ क्या आंसर है 90720। तो 90720 वेज। सर ये समझ नहीं आया। इतने डिफरेंट वेज में आपकी वो अरेंजमेंट फॉर्म कर सकता हूं जिसमें मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, वॉवल से, एंड किस पे कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट से ऊपर। देखो एक बात आप याद रखो कि जब मैं मेरे पास वॉवल्स कितनी 3 हैं, तो मैंने मेरे पास स्टार्ट करने की 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उसके बाद आपने एंड करना था एक कॉन्स्टेंट से, तो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स कितने 6 थे, तो मेरे पास मैंने कहा एंड करने की 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि मैं 6 डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स में किसी भी एक से एंड कर सकता हूं। अब बेसिकली एक आपने यहां प्लेस कर दिया लेटर, एक आपने यहां प्लेस कर दिया, तो आपने 9 में से 2 प्लेस कर दिए, बचे कितने 7। तो अब जब यहां आऊंगा तो मेरे पास 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटी, इस 7 में से कोई भी एक आ सकता है। एक फिर आपने यहाँ प्लेस कर दिया, अब बचे कितने 6, तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी, एक यहाँ प्लेस कर दिया, देन रिमेनिंग कितने 5, तो फिर यहाँ 5 पॉसिबिलिटी, एक यहाँ प्लेस कर दिया, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ये 7 का मल्टीपल बैकवर्ड 1 तक जा रहा है, तो ये बन गया आपका 7 फैक्टोरियल। बाकी 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, मींस कितना हो गया 18। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर होगा 90720 वेज। दैट मींस कि मैं इतनी डिफरेंट वेज में इस टाइप की अरेंजमेंट फॉर्म कर सकता हूं, जिसमें मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, वॉवल से, और एंड किससे कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट से कर रहा हूँ। अब नोट करो उसका पार्ट बी। पहले बताएं इतनी बात आप सबको क्लियर हुई? याद रहे मैं वही N9 है और RB9 है, उसी के पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो आप, starts with letter A and ends with a vowel. कि अब आपने जो भी अरेंजमेंट फॉर्म करनी है वो स्टार्ट किससे हो, लेटर ए से हो, और एंड किससे होना चाहिए, एक वॉवल से होना चाहिए। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कितना अरेंज करना है आपने 9, एज इन आई लेटर्स हैं आपके, तो सबसे पहले 9 डैश प्लेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आप कंडीशन पेश करो। कंडीशन क्या थी मेरे पास कि स्टार्ट करना है आपने लेटर ए से, और एंड किससे करना है आपने, एक वॉवल से एंड करना है, राइट। ये कंडीशन है आपके पास। अब ये बताएं जो आपके लेटर्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उनमें ए कितने, एक ही है। दैट मींस मेरे पास स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1। मेरे पास स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी 1, क्यों आपके गिवन लेटर्स में ए मेरे पास एक ही दफा आ रहा है, तो मेरे पास उसको प्लेस करने की एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब मैंने ए तो प्लेस कर दिया, अब जो ए है वो आपके एक वॉवल पे था, मेरे पास 3 वॉवल्स थे, उनमें से एक वॉवल कम हो गया कि मैंने ए तो प्लेस कर दिया। अब मेरे पास कितने वॉवल्स बचे 2, तो मेरे पास एंड करने की सिर्फ 2 बचेंगी पॉसिबिलिटी आपकी, कि जो आपके रिमेनिंग 2 वॉवल्स हैं उनमें से कोई भी एक एंड में आएगा, उनमें से कोई भी एक एंड में आएगा, राइट। पहले बताओ जो मैंने कंडीशन को फुलफिल किया है, इतनी बात सबको क्लियर हुई? अब जो मैंने अरेंजमेंट फॉर्म किए वो स्टार्ट किससे हुई, ए से, एंड में क्या आ रहा है, कोई भी वॉवल आ रहा है, मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इन बिटवीन कोई भी रैंडम आ सकता है। अब बताएं मैंने आउट ऑफ 9 अब तक प्लेस कितनी की, 2, एक स्टार्ट में एक एंड में, रिमेनिंग कितने बचे 7। तो वो 7 इन बिटवीन किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो आप सिंपल लिखो 7 6 5 4 3 2 1। तो ये पूरा बन गया आपका 7 फैक्टोरियल इनटू, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस कितना हो गया 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है
1080 वेज कि मैं इतने डिफरेंट वेज में इस टाइप की अरेंजमेंट फॉर्म कर सकता हूं जिसमें मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, लेटर ए से, और एंड किससे कर रहा हूँ, एक वॉवल से कर रहा हूँ। अब आप मुझे पहले बताओ कि पार्ट ए पार्ट बी कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है आप लोगों की? सर ये जो पार्ट ए और बी है ये इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, हम दोनों तरीके से मतलब इसकी कंडीशन डिफरेंट, कि आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देंगे, आप इस पैटर्न से अरेंज करो। अब देखो हमने पार्ट बी में वॉवल 2 क्यों रखा, 3 क्यों नहीं रखा? यहाँ की बात करो बेटा। यस देखो केवल लेटर वॉवल से 3 ए ई और आई। अब आपने स्टार्ट में एक वॉवल ए तो प्लेस कर चुके था, जो कंडीशन थी आपने स्टार्ट ए से ही करना था। अब मेरे पास बचे कितने वॉवल्स, 2। तब इन दो में से कोई भी एक एंड में आएगा ना कंडीशन फुलफिल करने के लिए, तो इसलिए यस सर, थैंक यू। बेटा आप एक काम करो, ये मत देखो, आप इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, जब भी आपका आंसर 10080 मिलेगा। ये तो खाली उसको एक लिखने का पैटर्न है कि देखिए मैंने इसको लिखा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 1 2। इन बिटवीन को हम अलग कॉपी कर रहे होते हैं और जो कंडीशन होती है उसको अलग से शो कर रहे होते हैं मल्टीपल फॉर्म में। तो इस पैटर्न से हम आंसर को शो कर रहे होते हैं। अब बताएं आप लोगों की बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें बेटा सब क्लियर हो गई? चलो अब देखो पार्ट बी। हाँ बिल्कुल बन सकती है, आप दूसरा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, जब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो पार्ट सी, सी का पार्ट सी। स्टार्ट्स विद लेटर सी and ends with a vowel. अब आपने स्टार्ट एक लेटर सी से करना है और एंड किससे करना है, आपने एक वॉवल से करना है। वही आपके पास 9 लेटर्स हैं और आपने 9 को अरेंज करना है। ट्राई करो पहले उसको। अभी चेक करते हैं बेटा। शायद चेक करो आपका आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, बाकी सबका सेम आ रहा है। जी देखिए आप लोग समझिएगा बात। देखो बस 9 लेटर्स थे तो मैं अरेंज भी 9 करने थे, तो मैं सबसे पहले 9 डैश प्लेस कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कंडीशन क्या थी मेरे पास कि स्टार्ट आपने एक लेटर सी से करना है और एंड किससे करना है, आपने एक वॉवल से करना है। अब जो आपके पास लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उन सब में सी कितने हैं, एक ही है। तो मेरे पास स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1, कि मेरे पास एक ही सी है उन लेटर्स में और उसी से मैंने स्टार्ट लेना, राइट। अब सी तो मैंने प्लेस कर दिया, अब सी एक वॉवल नहीं है, तो मेरे पास उन लेटर्स में वॉवल्स कितने अब 3 हैं, तो मेरे पास एंड करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3, कि मैं रिमेनिंग 3 वॉवल में से किसी भी एक से एंड कर सकता हूँ। अब ये बताएं जो मेरी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई। मैंने स्टार्ट लेटर सी से कर लिया, एंड में एक वॉवल प्लेस कर दिया, तो बताएं मैंने आउट ऑफ 9 प्लेस कितने किए, 2, रिमेनिंग कितने बचे, 7। अब वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो आप लिखें सिंपल 7 6 5 4 3 2 1। दैट मींस क्या बन गया आपका 7 फैक्टोरियल इनटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो गया आपका 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो 15120 वेज। तो आई होप कि पार्ट सी आप सबको क्लियर हो। अब ये बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक दफा ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना आपका,
तो देखो अब कितने नाम चलेंगे चीजें फ्लो में। तो ये इसकी बेस है। एक तो बेस क्लियर हो जाएगी ना आपको, मैं उसमें डायरेक्ट एनपीआर लगा सकता हूँ, लेकिन उससे कभी भी आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगी मैं कर क्यों रहा हूँ, बस पता होगा मैं पी लगा रहा हूँ। तो इसलिए मैं पी पे नहीं जाता। हम जो भी करेंगे हम इस डैशेस थ्रू करेंगे, ठीक है। चलो अब नोट करो पार्ट डी, स्टार्ट्स विद द वॉवल, and ends with a vowel. स्टार्ट भी एक वॉवल से करना है मुझे और एंड भी एक वॉवल से करना है मुझे। करो ट्राई। स्टार्ट भी वॉवल से करना है, एंड भी वॉवल से करना है। जी चेक करते हैं मैडम, गुड, वेरी नाइस। मैच करा आंसर 30240 आंसर बता रहे हैं। चलो गुड, देखते हैं, वेरी नाइस। ये आ रहा है। देखो मेरी तो एक चीज आप सुने, मेरी कोशिश ये कि इस जब तक टॉपिक चल रहा है तो जितने मैक्सिमम लोग क्लास फिजिकल ले सकते हैं वो लें। जो बात मैं यहाँ बैठ के सुना सकता हूँ मैं ऑनलाइन शायद वो बात नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम लोग ले सकते हैं फिजिकली क्लास टॉपिक की तो ट्राई करें। चलो देखिए इसको मैं करवा रहा हूँ। अब 9 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 डैश प्लेस कर दिया। अब मेरी कंडीशन क्या है, मैंने स्टार्ट भी एक वॉवल से करना है और एंड भी मैंने एक वॉवल से करना है, ठीक है। अब मेरे पास वॉवल्स हैं कितने उन लेटर्स में, 3। तो जब मैं स्टार्ट पे आऊंगा तो मेरे पास 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि मैं तीनों वॉवल में से कोई भी एक वॉवल स्टार्ट में प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा 3। अब आपने तीनों वॉवल में से एक वॉवल प्लेस कर दिया, अब मेरे पास कितने बचे वॉवल्स, 2। तो मेरे पास अब एंड करने की पॉसिबिलिटी कितनी, 2 है। क्या आपके रिमेनिंग 2 वॉवल में से कोई भी एक एंड में आ जाएगा, राइट। अब मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई, मैंने स्टार्ट में एक वॉवल प्लेस कर दिया, मैंने एंड में एक वॉवल प्लेस कर दिया, मेरी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब आउट ऑफ 9 मैंने प्लेस कितने किए, 2, मतलब एक स्टार्ट में एक एंड में, बचे कितने, 7। अब वो इन बिटवीन किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 1। तो ये बन गया आपका 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 6, क्या आंसर हुआ, 30240 वेज। तो बेटा ये बताएं पार्ट डी सब क्लियर हुआ। पार्ट ई, ends with letter D। अब आपने जो भी अरेंजमेंट फॉर्म करनी है वो एंड किस पे होना चाहिए, डी पे होना चाहिए। करो ट्राई इसको कि ends with letter D। गुड, देखते हैं बेटा, मैच करते हैं आंसर को, यही है ना, 40320। गुड, वेरी नाइस। यस गुड, दनियल सही करो बेटा, वही वही बनेगा आंसर। जी बेटा कंप्लीट। चलो देखो आपने 9 अरेंज करने थे तो 9 डैश प्लेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कंडीशन क्या है, मैंने एंड लेटर डी से करना है, तो एंड में सिर्फ डी आना चाहिए। अब जो आपको लेटर्स गिवन है A B C D E F G H I, उनमें से डी कितना है, एक ही है,
तो मेरे पास एंड करने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि एंड में डी आना चाहिए। अब आप मुझे बता के आउट ऑफ 9 मैंने प्लेस कितने किए 1, बचे कितने 8। आप 8 किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो मेरी कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है। यहाँ सिंपल लिखो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये बन गया आपका 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। इसे कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर है 40320 वेज। जी बेटा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ये पार्ट ई सबको क्लियर हुआ? मैं फिर पूछ रहा हूँ कि ये लॉजिक समझना स्टार्ट हो रही है आपके कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ? गुड। अब देखो पार्ट एफ। ठीक है, आप स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट, and ends with लेटर जी। स्टार्ट किसी एक कॉन्स्टेंट से करना है, एंड में आपने लेटर जी प्लेस करना है। अब इसको अरेंज करो, वही आपके 9 लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 डिफरेंट है, 9 को अरेंज करना है। अभी चेक करते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है 25200। अभी देखते हैं। हाँ, एक आंसर लिखा मुझे 25200 और 151200। चेक करते हैं बेटा, एक आंसर शो रहा है 30240, ये आ रहा है। चलो देखते हैं। असल में इसमें हो सकता है कि आपने एक गलती आप लोग कर रहे हो। आप लोग अगर स्टार्ट में लिख रहे हैं 6 तो आप गलत कर रहे हैं, जो स्टार्ट में 6 लिख रहा है वो गलत कर रहा है। क्या आप गौर नहीं करेंगे एंड में आपने जी प्लेस करना है, जी एक क्या है कॉन्स्टेंट ही है, तो स्टार्ट में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा वो। आपने दोनों ख्याल रखना है। 25 चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड में आपने जी प्लेस करना है और एंड स्टार्ट में आपको कोई कांस्टेंट आना चाहिए। अब देखो जी भी एक कांस्टेंट ही है। अब जी मेरे पास कितने एक ही है, तो मेरे पास एंड करने की एक पॉसिबिलिटी है। अब बेसिकली मैंने एक कांस्टेंट यूज कर लिया, बचे कितने 5, तो स्टार्ट में 5 में से कोई भी एक आएगा, राइट? क्यों आप एक ऑलरेडी एंड में यूज कर रहे होगे, रिपीट तो मैं कर नहीं सकता कि मेरे पास एक ही तो है सारे। जब आपने एक जी प्लेस कर दिया तो बचे कितने 5 हैं, तो स्टार्ट करने की पॉजिटिव मेरे पास सिर्फ 5 है, राइट? अब बताएं मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई। स्टार्ट में एक आ गया कांस्टेंट, एंड में लेटर जी आ गया। अब आउट ऑफ 9 मैंने कितने प्लेस कर लिए 2, रिमेनिंग कितने बचे 7, वो किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे 7 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या बन गया 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 1 क्या होगा 5, तो 25200 वेज। दैट मीन्स आप इतने डिफरेंट वेज में इनको आप अरेंज कर सकते हो। जी बेटा गुड। अब बताएं इतनी बात आपसे तो क्या हुई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? 5 कैसा है बेटा? देखो मेरे पास जो कॉन्स्टेंट्स में कौन कौन से थे बी सी डी एफ जी और एच। अब इनमें से एक जी तो आप ऑलरेडी यहाँ प्लेस कर चुके थे। अब मेरे पास बचे कितने कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 4 5, तो इनमें से कोई एक स्टार्ट में आएगा ना। अब बताओ क्लियर होगी बात ये?
जल्दी बताओ। पूछो मुझे, चलो गुड। अच्छा, एक और पार्ट देखो, इसका पार्ट जी। It starts with letter B and ends with letter I। अब आपने जो भी अरेंजमेंट फॉर्म करनी है, उसके स्टार्ट में क्या आना चाहिए B, उसके एंड में क्या आना चाहिए लेटर I। करो, गुड। देखते हैं बेटा, फाइव जीरो फोर जीरो, गुड गुड। देखो 9 डैश प्लेस करो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंडीशन क्या है, स्टार्ट करना है बी से, एंड किससे करना है आपने आई से। अब मेरे पास बी कितने, एक ही है, तो स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 1। मेरे पास आई कितने, एक ही है, तो एंड करने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 1। अब आपकी कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई। स्टार्ट आपने बी से कर लिया, एंड आपने आई से कर लिया, तो आउट ऑफ 9 कितने पेस्ट कर लिए 2, रिमेनिंग कितने बचे 7। तो 7 किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो आप देखो 7 6 5 4 3 2 1। तो इट मींस ये क्या बन गया 7 फैक्टोरियल, और 1 into 1 क्या हो जाएगा 1। ये क्या आंसर हो गया आपका 5040 वेज। अब देखो पार्ट एच, the arrangement is random। Arrangement is random। जी क्या आंसर होगा 362880। अब आपकी रैंडम अरेंजमेंट है, कोई भी किसी ऑर्डर में आ सकता है। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ 9 लेटर्स हैं, 9 को मैंने अरेंज करना है, तो आप सिंपल मैंने 9 डैश प्लेस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या है, बस रैंडम अरेंजमेंट है। कंडीशन क्या है, रैंडम आपने प्लेस करना है। फर्स्ट प्लेस है बस 9 पॉसिबिलिटी, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2, then 1। ये सब आपने रैंडम अरेंज किए, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो कैलकुलेट करो 362880 वेज। तो आई होप कि आप लोगों को केस 1 क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम। अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कल, लेकिन कोशिश करिए घर में इसको एक दफा रिवाइज जरूर करिए हमने किया क्या है, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।